हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है साइंस। चैप्टर 1 आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर के चलो, ताकि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश भी ईजी हो जाए, और जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको कुछ वर्ड्स जो है वो हिंदी में भी साथ साथ में समझ में आते रहे, ताकि नेक्स्ट जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं या फिर क्लास 11 12 में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके चैप्टर एंड में आपको सारे कवर कराए जाएंगे। तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट चैप्टर्स है, जो भी आपके टॉपिक्स कवर होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो देर न करते हुए करते हैं आज का चैप्टर 1 स्टार्ट, और जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है जानते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और फिर उसके बाद इसके टाइप्स कैसे क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद और एंडोथर्मिक और जो जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर के बनते हैं वो सारे हम इस बच्चों वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शंस डेफिनेशन जो है बच्चों आप लोग सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अ प्रोसेस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, अ प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप लोग एक डायग्राम देख पा रहे हैं, जो एक तस्वीर देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंची टाइप जो है एक आपने कुछ पकड़ रखा है हाथ में, और इसके सामने जो है आपने मैग्नीशियम रिबन लगा रखा है, मैग्नीशियम रिबन। और नीचे आप देख रहे हैं बर्नर है, बर्नर में से क्या है फ्लेम निकल रही है, आग निकल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है वो मैग्नीशियम रिबन जो है यहाँ पर जल रहा है, और मैग्नीशियम रिबन जलने पर नीचे आपको कुछ राख जैसी गिरती हुई प्रतीत हो रही है या गिरती हुई दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों। ये हमारा जो यहाँ पर मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो देखो हमारे पास क्या था कि कोई पदार्थ था, ठीक है, कोई पदार्थ था जिसको हमने मैग्नीशियम रिबन नाम दिया। मैग्नीशियम रिबन को किसके बोल सकते हैं, आग में जलाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कोई पदार्थ जो है किसी चीज़ से रिएक्ट करता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। वापस हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनता है। तो प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। आई होप बच्चों ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसी के हमारे जो आगे इसी के अंदर आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ही फिर दो चीज़ें हमसे पूछी जाती है, अभिकारक और उत्पाद, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो वापस मैं अगर आपको यहीं पर लेकर के आ जाऊँ, तो यहाँ आप लोग बच्चों सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को, किसको, मैग्नीशियम रिबन को किसकी उपस्थिति में, आग की उपस्थिति में बर्न कर रहे हैं, यानी जला रहे हैं हम उसको। तो ये जो हमारा है अभिक्रिया से पहले, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं, अभिकारक बोल रहे हैं। और उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद देखो इसकी मैग्नीशियम रिबन और आग की जब अभिक्रिया हो रही है तो नीचे हमें क्या मिल रहा है, कुछ ऐश मिल रहा है, यानी कुछ राख मिल रही है। तो ये जो मिला है वो उसको हम क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं, प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो वही यहाँ पे आपको आगे बताया गया है कि रिएक्टेंट्स क्या है, द सब्सटेंस दैट टेक प्लेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन आ केमिकल रिएक्शन, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि अब हमने एग्जांपल देखा मैग्नीशियम रिबन, और आ जाएगा उसके साथ में क्या, आग या फिर फायर, या फिर यहाँ एग्जांपल और आपको देखने को मिल जाता है मैग्नीशियम एंड यहाँ पर ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आप साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो फिर हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है। प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, द न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ। इन दोनों ने मिलकर के क्या लिया, भाग लिया अभिक्रिया में। जब इन्होंने भाग लिया यानी एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिसको हमने नाम क्या दे दिया, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो हमको एक प्रोडक्ट दिया, उत्पाद दिया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप बच्चों ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पहला था केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आपने क्या देखा कि कोई पदार्थ है
सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर देखा आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, यानी अभिकारक और उत्पाद। क्या अभिकारक? जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं? रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जो बन रहा है, उसके बाद कुछ नई चीज़ें बन रही है ना, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला नया पदार्थ जो बन रहा है, न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट बोल रहे हैं। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अगला जो है, इसके अंदर देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, यानी क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन। ये आपको जो है इसकी अभिक्रिया के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलते हैं। चेंज इन कलर, यानी रंग में परिवर्तन होता है। आप देखते हैं अवस्था में परिवर्तन, जो जब आपने स्टार्टिंग में देखा मैग्नीशियम रिबन जो है, आप उसकी अवस्था देख पा रहे हैं, कागज़ के टुकड़े टाइप दिख रहा है आपको। जब हमने उसकी अभिक्रिया कराई फ्लेम या फिर हमने उसको जलाया तो हमको क्या मिला? नया पदार्थ मिला ना यहाँ पर। तो सेम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। नेक्स्ट जो है उसके बाद चेंज इन कलर, और फिर नेक्स्ट हम देखें एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का उत्सर्जन होता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, जो कि आपने यहाँ पर देखा है। ये नीचे जो आपको मिल रहा है वो क्या? अवक्षेप ही आप इसको बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप बताइए, तो आप बता सकते हैं कि चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर उसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो पहले हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप सामने डेफिनेशन जो है बच्चों आप देख पा रहे हैं, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया है जिसमें आपका क्या है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, दोनों ने भाग लिया, क्या हमको उत्पाद के रूप में मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया यहाँ पे। तो अगर हम बोले कि इन दोनों में अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, यानी रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये हमारे क्या है, ये है रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और जो हमारे राइट साइड में है वो हैं हमारे उत्पाद। क्लियर हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में दिखाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, इसको बैलेंस यानी संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको? वाई बैलेंस इक्वेशन, समीकरणों को संतुलित क्यों करें? तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट इक्वल द प्रोडक्ट साइड। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनबैलेंस की अगर हम बात करें, असंतुलित की बात करें, तो यहाँ पे देखो Mg+O2 इन्होंने मिलकर के क्या लिया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है किसमें, किसी रिएक्शन में। Mg+O2 मिलकर के इन्होंने हमें प्रोडक्ट दे दिया MgO। तो हमने ये पढ़ा अभी, जो जस्ट अभी आप डेफिनेशन देख करके आए हैं, इसमें ना तो हम कुछ नया बना सकते हैं और ना ही उसको हम पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। तो हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर देखो Mg के क्या है, ऑटम्स बात करते हैं यहाँ पे Mg में 1 है और इधर Mg में 1 है, यहाँ ठीक है, बट ऑक्सीजन देखो 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको हमको बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम में 2 एटम्स और यहाँ पर जो है राइट साइड में भी हम 2 कर देंगे, तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड हो जाएगा। अभी लास्ट जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, लास्ट में हम बहुत से एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछे जाते हैं कि इन इक्वेशंस को, इन केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करिए, तो जो आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे वो भी हम करेंगे। बट अभी जो है उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फिर बैलेंस करना है क्यों आवश्यक है। तो ये सब यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट,
अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मेनली देखो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, किसी भी टाइप की क्यों ना हो, वो यही 4 टाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावा जो है आपको कोई भी टाइप देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो बच्चों आप देख पा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोल देते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेनली जो 4 टाइप हैं वो है कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पर आ जाता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन, या फिर इसको हम अपघटन भी बोल देते हैं। नंबर 3 पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 4 पर है डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल इजी वे में हम चारों टाइप समझेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये आपका रहता है, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है आपका टॉपिक है। यहाँ से जो है आपके 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस टॉपिक से, कि जो रिएक्शंस है या केमिकल रिएक्शंस है उनके टाइप बताइए, और उनमें से किसी 2 को जो है पूरा एक्सप्लेन करिए विद एग्जांपल। तो बात करें, देखो सबसे पहला जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं या फिर संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। सिंपल अगर हम इसकी बात करें फॉर्मूले की, तो देखो जनरल फॉर्मूला जो इसका बनता है वो है A+B टेंस टू AB, यानी 2 रिएक्टेंट्स हैं, 2 अभिकारक हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो उत्पाद मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का दहन। तो कोयले का दहन क्या होता है, तो देखो जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी जल का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, H2 बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिला, वाटर आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल गया है। फिर है स्लैकिंग ऑफ लाइम, यानी बिना बुझे चूने की पानी से क्रिया। तो CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, वाटर से, तो आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम बन जाता है, और यहाँ से आपकी हीट जनरेट होती है। तो मेनली अगर आपसे कोई पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के यानी 2 अभिकारक मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। इसके बाद सेकंड जो है बच्चों वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कई बार ये जो हिंदी में एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी आपसे बच्चों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो नाम है वही बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। हिंदी में वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या अधिक सरल उत्पादों में बदल जाता है। अभी आपने पीछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, उसी का अपोजिट होता है डीकॉम्पोजिशन, संयोजन का अपोजिट होता है वियोजन। वहाँ पे आपने देखा कि 2 मिलकर के एक बन रहे थे, और यहाँ क्या होगा, एक जो है वो 2 में टूट रहा है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे देखो FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट है। ये इसको जब गर्म किया जाता है यानी हीट दी जाती है तो ये आपका किस में टूट जाता है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल भी जरूर आप दीजिएगा जब आपसे पूछा जाएगा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, मतलब उसको डिफाइन करिए और उसके साथ ही उसका फॉर्मूला भी लिखिए। जनरल फॉर्मूला आपने याद कर लेना है और उसका जो है एग्जाम्पल आपने लिख देना है। कॉम्बिनेशन डीकॉम्पोजिशन जो है आपकी यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएं आप अच्छे से समझ गए हैं कि कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसका आ जाता है वियोजन या फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो आप समझ गए। जनरल फॉर्मूला जो आपका है वो आपने याद कर लिया। थर्ड नंबर पर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है।
सिंपल सा याद रखना है कि अधिक जो क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। क्लियर हो गया। सिंपल फॉर्मूला जो है, सिंपल फॉर्मूला और इसका एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाएंगे। फॉर्मूला देखो होता है ए और यहाँ है बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए जो है वो है अधिक क्रियाशील, ठीक है, मोर रिएक्टिव है, और वहीं पर जो बी है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है ए से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी बी के साथ था वो किसके साथ आ गया है, ए के साथ, यानी रिप्लेस कर दिया है। जो सी था वो रिप्लेस होकर के किसके साथ आ गया, ए के साथ। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आयरन और कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, देखो आयरन जो है Fe जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो क्या करेगा यहाँ पर, तो जो ये सल्फेट है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, FeSO4 के साथ, यानी फेरस सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर है। मेन जो है इसमें इतना याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर है। यहाँ पे एक जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं अलग से हमने नोट बना करके आपको दिया है, ब्लू सॉल्यूशन टर्न ग्रीन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि नीला विलयन हरा हो जाता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये लास्ट में अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, अलग से ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। एक और जो है एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखो हमको पता है जिंक जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो यहाँ पे जो ये जो कॉपर सल्फेट है यहाँ से SO4 जो है रिप्लेस हो जाएगा जिंक के साथ, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, 4th नंबर पे आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants to form new compounds। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव में, यानी अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील में। यहाँ क्या होगा, आयंस के बीच क्या होगा, लेना देना होगा, आयंस के बीच आदान प्रदान होगा, तो एक्सचेंज होंगे। बस जो ए के साथ है वो सी के साथ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी है और यहाँ हमारे पास सी डी है, तो बी चले जाएगा किसके साथ, सी के साथ, और जो ये डी है वो आ जाएगा ए के साथ। तो देखो ए डी और सी भी बन जाएगा। एग्जांपल देखो यहाँ पे है आपके पास Na2SO4 और BaCl2 है, तो यहाँ का जो Cl2 है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Na2 के साथ जुड़ जाएगा, और जो SO4 है वो जुड़ जाएगा आपका Ba के साथ। तो बन जाएगा देखो BaSO4 और यहाँ बन जाएगा आपका NaCl। क्लियर है। और यहाँ पे जो नोट है वो भी आप लोग देखते चलेंगे, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी यहाँ बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर जो है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक इसका एग्जाम्पल जो है हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से आपको एक रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। आपको चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन, उसके बाद आ जाएगा डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये आपका टॉपिक रहने वाला है। ये रिडॉक्स रिडक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन जो है जिसको हम उपचयन या अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिडॉक्स का जो दूसरा नाम है उपचयन या अपचयन किसे कहते हैं, ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप लोग बच्चों जल्दी से देख लीजिएगा। आ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलेटेनियसली। ठीक है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन अब इसमें आ जाता है, देखो एक तो होगी रिडॉक्स। रिडॉक्स में आप क्या बोल सकते हैं कि जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या करेंगे, एक साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ऑक्सीडेशन आ जाता है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो इसमें आपको जो मेन आपको चीज़ें याद रखनी है वो है कि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है। यानी ऑक्सीजन आपको मिलेगा, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीडेशन में और हाइड्रोजन अलग होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है।
इसी का ऑपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ऊपर ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में आपका क्या होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। और ऑक्सीडेशन में आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, बट यहाँ आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इसका एग्जांपल कवर करेंगे। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है CuO और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर और यहाँ पे H2O। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मिला हुआ था और यहाँ जो है ऑक्सीजन अलग हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन था और यहाँ आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इजीली आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और इनमें से कौन आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और कहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो देखो यहाँ से जो है ऑक्सीजन निकला है, कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन हटा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन बोलेंगे, यानी अपचयन बोलेंगे। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो इसको आप क्या बोल देंगे, उपचयन बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है इसके बाद वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेंगे बच्चों ये दोनों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक है और इसी के साथ जो है बच्चों आपका एक एंडोथर्मिक है। दो रिएक्शन बच्चों ये आपके साथ में रहने वाली है, एक है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरी जो है बच्चों वो है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जानेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होने के बाद अपने आसपास के वातावरण को गर्म कर देती है, क्योंकि इनसे ऊष्मा बाहर निकलती है। रिएक्शंस दैट रिलीज हीट एनर्जी इनटू द सराउंडिंग्स मेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ कंटेनर फील हॉट। एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत अच्छे से आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बना करके। तो सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिस्पायरेशन, यानी श्वसन, हम जो सांस लेते हैं वो। तो कैसे, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में ये अलग से ही पूछा जा सकता है, वाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पीछे रीजन है कि जो खाना हम खाते हैं, जैसे चावल, आलू या ब्रेड, कुछ भी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन के बाद वह ग्लूकोज में टूट जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ती है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इससे हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा से हम चलते हैं, दौड़ते हैं और काम करते हैं। चूंकि इसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नीचे आपको रिएक्शन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपने क्या लिया, ये C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, साथ में आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये किस में टूट रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी में हमको एनर्जी मिल रही है। जब हम खाना ले रहे हैं, खाना हमारे अंदर किसके रूप में जा रहा है, ग्लूकोज के रूप में जा रहा है, ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है। और ये जब हम हो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो बॉडी है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर रही है और एनर्जी हमको इससे मिल रही है। तो बेस्ट एग्जांपल है व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माक्षेपी में आप ये बोल सकते हैं कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी, या फिर इसमें आप बोल सकते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, सिंपल सा। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें आप देखेंगे शोषी का मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्ब करना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बिना गर्मी, रोशनी या बिजली पाए हो ही नहीं सकती, ये अपने आसपास की गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे वातावरण ठंडा हो जाता है। रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स। बेस्ट एग्जांपल है इसका बच्चों फोटोसिंथेसिस। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन क्या वे रात के अंधेरे में बिना धूप के भोजन बना सकते हैं? तो आंसर है इसका नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर ग्लूकोज बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा को सोखना पड़ता है, और ऊर्जा अंदर ली जा रही है, इसलिए यह ऊष्माशोषी है। ऊष्मा को सोख रहा है ना, ऊष्मा का शोषण कर रहा है। तो नीचे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आपका यहाँ पे सनलाइट है, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं और हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्लियर हो गया। कोराइजन क्या है, संसारण क्या है। सिंपल भाषा में देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, हवा या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे खराब या कमजोर होने लगती है।
इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यही जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एयर और एसिड्स, इट ऑक्सीडाइज एंड स्लोली डिग्रेड्स। तो इसको आपने समझा कि जब भी हम किसी वस्तु को जो है नमी में रख देते हैं या वो हवा के संपर्क में आती है या एसिड के कांटेक्ट में आती है तो वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। नॉर्मली आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा। तो इसके जो बेस्ट एग्जांपल है वो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो न्यू आयरन ऑब्जेक्ट्स आर शाइनी बट व्हेन लेफ्ट इन मॉइस्चर एयर दे गेट कवर्ड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर। यानी लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है। जब भी हम लोहे की कोई भी नई वस्तु खरीद कर लाते हैं वो आपको बिल्कुल एकदम शाइनी चमकीली दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको नमी वाली हवा में खुला छोड़ने पर उस पर क्या होता है, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, पाउडर जैसा ब्राउन पाउडर बन जाता है। तो यही क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पर जंग लगना है। इसके अलावा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी का काला होना। जब आप लोग चांदी बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो देखेंगे आप जो आपके चांदी है, सिल्वर है, उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है यानी एक काली परत चढ़ जाती है। तो सिल्वर यहाँ पर है आपका ऑर्नामेंट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर एंड टर्न ब्लैक। यानी चांदी के गहने जो होते हैं हवा में मौजूद सल्फर से क्रिया करके काले पड़ जाते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, सल्फर से। यानी आप बोल सकते हैं सिल्वर की रिएक्शन जब सल्फर से होती है तो उस पर क्या पड़ जाते हैं, काले परत चढ़ जाती है। इतना क्लियर हो गया, कोरिजन आप समझ गए हैं। और देखते हैं इसी में आगे। और आपका है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तांबे पर हरी परत चढ़ना। जैसे सिल्वर पर यानी चांदी पर आपकी काली परत चढ़ रही है, सेम वैसे ही जब तांबा जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2, तांबे के जो बर्तन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हरे रंग के होने लगते हैं। तो देखो, कॉपर वेसल्स रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ ग्रीन लेयर। तांबे के बर्तन हवा की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण धीरे धीरे हरे रंग के होने लगते हैं। और अब इसको बचा कैसे सकते हैं, यानी प्रिवेंशन मेथड्स क्या क्या हैं, बचाव के उपाय किस तरीके से जो है आप इनको खराब होने से बचा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। यानी पेंट करके, तेल लगा करके या फिर ग्रीस लगा करके, यानी फॉर्म अ बैरियर बिटवीन मेटल एंड एयर मॉइस्चर। यानी हम जो है हमारा जो मेटल है, धातु है, उसको और एयर के बीच में जो है कांटेक्ट को हटाने के लिए, यानी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना है तो उनके बीच में हम लेयर लगा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं किसकी, पेंट की, ऑयलिंग की या फिर ग्रीस करके। क्लियर हो गया। यानी धातु और हवा के बीच संपर्क को काटता है कौन, ये जब पेंट लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा है गैल्वेनाइजेशन यानी यश दलेपन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका अलग से, यश दलेपन। कोटिंग आयरन विथ आ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जा सकती है, यानी पतली परत चढ़ाई जा सकती है। यानी अगर हमको लोहे पर जंग लगने से बचाना है तो हम जिंक की भी क्या कर सकते हैं, एक परत चढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं या फिर आप एक लेयर चढ़ा सकते हैं किसकी, जिंक की। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेंसिडिटी, विकृत गंधता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का बच्चों, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझना है, करना है। यहाँ पे है आपका व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एज अ रिजल्ट देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज मेकिंग देम रेंसिड। यानी जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक हवा में खुला रखा जाता है तो वे ऑक्सीजन से मिलकर उपचयित हो जाते हैं। इससे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है और वे खराब हो जाते हैं। इससे सिंपल बेस्ट एग्जांपल है कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, यानी जितने भी ये पैकेट के अंदर भर जाते हैं, पैकेट के अंदर कुछ रखा होता है ना, आलू के चिप्स हो गए, यानी जो कुछ भी होता है, जब आप उसमें से वो हवा निकाल देते हैं, ठीक है, वो जो हवा होती है ना बच्चों, वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है उसमें, तो जब आप उसमें से वो हवा निकाल देते हैं तो आप उसको रखेंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं सही रहती है, यानी बहुत जल्दी जो है ख़राब हो जाती है। और ख़राब होने के बाद जो है उसकी जो स्मेल है, जो टेस्ट है, यानी गंध है, स्वाद है, वो चेंज हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आप देखेंगे इफ अ पैकेट ऑफ चिप्स इज लेफ्ट ओपन फॉर अ डे और टू इट लूजेज इट क्रिप्सेंस एंड डेवलप अ बैड स्मेल टेस्ट। यदि चिप्स के पैकेट को खोलकर 1 या 2 दिन छोड़ दे तो उसका जो कुरकुरापन है वो खत्म हो जाता है और उसमें से अजीब सी महक आने लगती है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका इसी टॉपिक से 1 नंबर का काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो है नाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव गैस।
इट प्रिवेंट्स चिप्स फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, स्टॉपिंग ऑक्सीडेशन। यानी नाइट्रोजन एक कम क्रियाशील गैस है, यानी लेस रिएक्टिव है। यह ऑक्सीजन को हटाकर चिप्स का उपचयन होने से रोकती है, इसलिए चिप्स के पैकेट फूले हुए होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि चिप्स और ये जितने भी हमारे पैकिंग होती है उसके अंदर कौन सी गैस भर रहती है, नाइट्रोजन गैस भर रहती है। इसका रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन बच्चों गैस है वो अनरिएक्टिव है, या फिर बोल सकते हो इनर्ट गैस है, बहुत कम रिएक्ट करती है। या क्लियर हो गया, बहुत कम जो है रिएक्ट करती है, जिस वजह से क्या है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं चिप्स वगैरह के पैकेट में, ताकि जो हमारी खाने की चीज़ें हैं वो लंबे समय तक सही रह पाए, खाने योग्य रह सके। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो और कैसे हम बचा सकते हैं, तो यहाँ पे है एयर टाइट कंटेनर्स, यानी वायुरोधी बर्तन। स्टोरिंग फूड इन क्लोज्ड कंटेनर्स स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, यानी अगर हम इनको बोल सकते हैं वायुरोधी बर्तन का मतलब हो गया जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती। तो ऐसे बर्तनों में हम लोग अपने खाने की चीज़ें जो हैं बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो एयर है या वायु है वो जल्दी नहीं पहुंचती। यानी मेनली जो है अगर हमको कोई भी चीज़ लंबे समय तक सुरक्षित रखनी है तो उसको हमें एयर के कांटेक्ट, वायु के कांटेक्ट से दूर करना होगा। तो खाने को ऐसे डिब्बों में रखना जहां हवा ना पहुंच सके। फिर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाना। एडिंग केमिकल लाइक्स BHA और BHT टू फूड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, भोजन में ऐसे रसायन मिलाना जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, इतना याद रखना। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर में रखना। फ्रिज वगैरह आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जांपल है, समझना। फ्रिज के अंदर आप लोग देख सकते हैं लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कम तापमान पर उपचयन की जो गति है धीमी हो जाती है। यानी जैसे टेम्परेचर जितना लो होगा उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो उतनी ही ज़्यादा स्लो होगी। तो इन तरीकों से जो है हम लोग अपनी खाने की चीज़ों को जो है लंबे समय तक बचा करके रख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर नोट्स आप लोग डाल करके लिख सकते हैं कोराइजन संसारण के बारे में, कि जो कोराइजन होता है वो हमेशा मेटल्स के बीच में ही होता है। नॉन मेटल्स में आपकी कोराइजन जो है नहीं होता है, संसारण नहीं होता है। किनके बीच में, अधातुओं के बीच में। हमेशा किसके अंदर होता है, धातुओं के बीच में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, तो ये है हमेशा भोजन खाने की चीज़ों में ही होता है। और खाने की चीज़ों में भी किसमें, ये जो है बच्चों आपको मोस्टली जो है याद रखना है, खाने की चीज़ों में किसमें, फैट और ऑयल्स के बीच में ही आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। अगला जो है, अब आपके वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। यानी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, एक्स का नाम तथा सूत्र लिखिए। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि नॉर्मली दिवाली वगैरह में या घर पर हम जब भी दीवारों में पेंट करना है तो हमको किसका मोस्टली यूज़ करते हो, आप बोलेंगे कि सर चूने का, लाइम का तो यूज़ करते हैं। तो हमसे बस वही पूछा है कि उसका फॉर्मूला बताइए और उसका जो है नाम बताइए, सिंपल बेसिक जो उसका केमिकल नेम है वो और उसका फॉर्मूला। तो बात करेंगे, देखो एक्स का जो नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बोल देते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो फॉर्मूला है CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार जो है आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, तो जब CaO को लाया जाता है किसके कांटेक्ट में, H2O के कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है। तो याद होना चाहिए आपको कि CaOH का होल्ड वाइज आपको मिलता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। स्लेक्ट लाइम आपको मिल जाता है। इसको आपने इस रिएक्शन को जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, नॉर्मली हम बाजार से चूना खरीद करके लाते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम खरीद करके लाते हैं क्विक लाइम को, और घर में आकर के उसमें पानी मिक्स कर देते हैं। पानी मिक्स करते ही क्या बन जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम बोल देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच गैस इज फ्लश्ड इन बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रेंसिड। थोड़ी देर पहले हमने इसको बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया, यानी चिप्स की थैली में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो इजीली आप लोग बता सकते हैं, नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हटाकर उपचयन को रोकती है, यानी ऑक्सीडेशन को स्लो कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन टाइप, यानी जो आपको एक अभिक्रिया दी हुई है इसको आपने पहचानना है। यहाँ पे है आपका Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आप ये देखेंगे, आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिस्कॉम्पोजिशन, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सी है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इट इज डिप्ड इन इट। यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका बच्चों सिंपल सा आंसर है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी आयरन जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से। क्लियर है, यानी जो आयरन है वो बहुत जल्दी क्रिया करता है कॉपर के कंपैरिजन। When an iron nail is dipped in the blue copper sulfate solution, यानी जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट, विस्थापित करके हरे रंग का फेरस सल्फेट बना देता है। विच टर्न्स द सॉल्यूशन लाइट ग्रीन, किस रंग का बना देता है, हरे रंग का बना देता है। इसकी जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ पे आपकी Fe यानी आयरन है और यहाँ पे आपके पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, और जब इसको आप ब्लू सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, फेरस सल्फेट मिल रहा है। ठीक है, जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। यहाँ से कॉपर जो है वो बाहर चले जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कुछ आपके सामने क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अनबैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, असंतुलित समीकरण है, और इनको जो है हमने बैलेंस्ड करना है। और कुछ बैलेंस करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका वो हम समझा देते हैं। तो हम लोगों को पहले से जब हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे फर्स्ट पार्ट में, हमने आपको बताया था कि जो हमारे लेफ्ट साइड में रहेंगे एरो के लेफ्ट साइड में जो रहते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक बोलते हैं, और जो हमारे राइट साइड में रहते हैं इनको बोलते हैं हम उत्पाद, प्रोडक्ट। तो और इसमें अगर हम बात करें, ये जो आप बेस में देख रहे हैं H2O है, Fe3 ये जो 3 है, या फिर O4 है, तो इनको बोलते हैं ऑटम्स, परमाणु बोल देते हैं। और जब भी आप बैलेंस करने जाएंगे तो आपने कभी भी ऑटम्स से छेड़खानी नहीं करनी है, यानी ये जो नीचे नंबर हैं इनको आप कभी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। बैलेंस करने के लिए जो भी आपको चेंज करना है, जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, वो सामने आप फ्रंट में करेंगे। ठीक है, कभी भी जैसे H2O है तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का नुकसान क्या है कि वो जो आपका पदार्थ है, जो भी वो आपके कंपाउंड है, वो चेंज हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे H2 जो है, यहाँ पे नीचे 2 है, 2 की जगह आप 4 नहीं कर सकते। क्लियर है, कुछ ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स, राइट साइड में जो है वो आपका प्रोडक्ट। अब इसके जो बेसिक एक हिट एंड बोल सकते हैं ट्रायल मेथड ट्रिक, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी इसके बाद जो है बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग विथ द एलिमेंट दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, बैलेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल फर्स्ट एंड लीव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर द वेरी एंड। यानी आप लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या होगी, आपने वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करना है। और मेटल, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, और उसके बाद जो लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है लास्ट के लिए। तो अब फर्स्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो करना है आपको बैलेंस मेटल। एग्जाम्पल जैसे आपका आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और उसके बाद बेरियम हो गया। तो सबसे पहले धातु को संतुलित करना है। क्लियर है, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से बच्चों बताते हुए चलूंगा। सेकेंड है आपका बैलेंस नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है जिसमें आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दे। तो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, इनको बैलेंस कर सकते हैं। यानी फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य गैर धातु को यानी अधातु को, गैर धातु का मतलब हो गया अधातु को संतुलित करना है। सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, मेटल के बाद अपने नॉन मेटल, और उसके बाद जो है थर्ड जो आपका स्टेप रहता है बैलेंस ऑक्सीजन एटम। थर्ड नंबर पे आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और लास्ट में आपको बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन के एटम को। क्लियर हो गया, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, सेकंड नंबर पर नॉन मेटल, थर्ड नंबर पर आपका ऑक्सीजन, फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन। तो आई होप कि इसको आप लोग समझ गए होंगे हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है। अब चलते हैं आपको लेकर के वापस जो हमारी केमिकल इक्वेशंस हैं, इसके अंदर सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, तो जो मेन है वो आप लोग एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि जो ये बेस में है आपका O4 है या H2 है, तो ये है बच्चों आपके एटम्स, जिनको हम बोल देते हैं परमाणु। ठीक है, और जो भी आप बैलेंस करने के लिए चेंजेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आप मान लो Fe के सामने अगर हमको 2 चाहिए तो मैं जो 2 लगाऊंगा, या फिर यहाँ H2 के सामने मैं 2 या 3 जो भी नंबर चेंज करूंगा यहाँ सामने चेंज करेंगे, और उनको हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी अणु बोल देते हैं।
इतना क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो बच्चों हमारे सामने है उससे हम स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोग के मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट सेक्शन में आपने बच्चों पूछना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम रिएक्टेंट्स एक साइड लिखेंगे और एक साइड प्रोडक्ट। तो एक साइड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट्स, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं अभिकारक, जहाँ समझ आए कमेंट बॉक्स में आपने पूछना है। और दूसरी साइड हम लिख देते हैं उत्पाद, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब आपका काम क्या है, पहले आप लोग रिएक्टेंट्स, जो जो आपके रिएक्टेंट्स है अभिकारक हैं उनको आप लोग लिख लीजिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो है वो है बच्चों आपका Fe, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन, और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन। इसके अलावा और कुछ है क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर देखो सबसे पहले Fe है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। और सेम जो आपके रिएक्टेंट्स हैं यानी जो अभिकारक हैं वही सेम आपको कहाँ मिलेंगे? प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, उत्पाद में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा उधर। जो आपका रिएक्टेंट्स में है, जो अभिकारक में है, वही सब जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो आपको उत्पाद में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप बिना कुछ देखे लिख लीजिए Fe, H और O। तो अब इनके जो ऑटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं उनको नोट कर लेंगे। तो पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे आप पहले देख रहे हैं यहाँ पर Fe के पास क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स या ऑटम्स है? तो आप बोलेंगे सर 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? तो हाइड्रोजन के बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने हैं, हाइड्रोजन के 2। और उसके बाद ऑक्सीजन का आप चेक करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 1। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो मेटल हमारे पास यहाँ पे आयरन है Fe। इधर राइट साइड का जो है इसको भी हम लिख लेते हैं Fe। देखो इधर हमारे पास Fe कितना है? Fe है 3। हाइड्रोजन चेक करेंगे, हाइड्रोजन हमारे पास है 2। और ऑक्सीजन चेक करो तो ऑक्सीजन कितना बच्चों हमारे पास? 4। सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है हमको? Fe से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखो Fe के हमारे पास राइट साइड में 3 है, इधर हमारे पास कितना है? 1। तो यहाँ हम कितना चेंज करेंगे? हमको कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो यहाँ हमने 3 कर दिया। ठीक है, जब यहाँ हम 3 करेंगे, इक्वेशन आप लोग देखते चलिएगा। पहले मैं यहाँ इक्वेशन को लिख भी लेता हूँ ताकि हम लोग बैलेंस करते हुए चले साथ साथ। Fe में यहाँ मैं सामने थोड़ा सा गैप दे दूंगा ताकि जहाँ पर हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स लिख पाएँ जो जो हमको चेंज करने हैं। Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो अभी हमने चेंज किया गया कि लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पर 3Fe किया। क्लियर है? जब हमने यहाँ 3Fe किया कोई चेंज नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो Fe जो है वो बैलेंस हो गया, यानी एक जो हमारा बैलेंस हो गया। अब जब मेटल हमारा सॉल्व हो चुका है, मेटल को हमने बैलेंस कर दिया। मेटल के बाद था नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हमारे पास इस केमिकल इक्वेशन में है ही नहीं। तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पर। तो जैसे कभी आपने रूल देखा यहाँ पर, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि नॉन मेटल अगर है तो नॉन मेटल को सॉल्व करो, नहीं तो नॉन मेटल के बाद किसका नंबर है? ऑक्सीजन का। तो देख लेते हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं। अब दोनों साइड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस साइड है 4, तो मुझे इधर इस साइड कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 4। और मुझे 4 करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ पे यहाँ करना पड़ेगा मुझे 4। देखो जो भी चेंज करना है सामने मल्टीप्लाई करनी है हमेशा। तो ऑक्सीजन के देखो कितने हो गए? 4। तो जब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 किया सामने लगा करके, तो हाइड्रोजन कितने बन चुके हैं हमारे पास? देखो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है टोटल तो 8 हो गए। देखो ये हमेशा मल्टीप्लाई करता है, 4 2 जा हो गए 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अब हमारे पास कितना आ गया? 8। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? इस साइड भी जो है हाइड्रोजन 8 चाहिए। तो 8 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ 2 में 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? 8। तो देखो जो हमने स्टार्टिंग में हिट एंड ट्रायल रूल देखा है उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले मेटल को सॉल्व किया, दोनों साइड 3 3 हो गया। फिर उसके बाद नंबर सेकेंड पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। फिर नंबर थर्ड पर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो अगर हम बात करें एक हमारी जो केमिकल इक्वेशन निकल करके आई है बैलेंस्ड, वो क्या निकल करके आ गई है? 3Fe प्लस 4H2O। तो यहाँ पर मैं इसी को ऊपर जो है बच्चों डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और उसके बाद जो है Fe3O4 ऐसे रहेगा और यहाँ रहेगा हमारा 4H2O। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? तो पहले आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा सभी और उसके बाद जो है इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर
कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक है। सेकंड नंबर पर लेकर के चलूँगा मैं आपको अब। इसमें मैं आप लोग को मैक्सिमम जो है 4 से 5 बता देता हूँ, बाकी के जो है आप लोग होमवर्क में डाल लीजिएगा ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लगे, और नहीं आएगा समझ में तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है। सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो सेकंड नंबर पे सेम वही रिपीट करेंगे। इस साइड हमारे पास Na है, उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फ़र है। सल्फ़र के अलावा और कुछ है, देखो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र लिख लिया है, ऑक्सीजन हो गया। और सेम हमारे पास रहेंगे कहाँ, प्रोडक्ट में भी। तो सोडियम हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन नोट कर लीजिए, फिर हाइड्रोजन और फिर उसके बाद सल्फ़र। अब इनके जो ऑटम्स हैं वो लिख लेंगे यहाँ पे हम। सोडियम इधर देखो कितना है, 1 है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन के 4 यहाँ हैं और 1 यहाँ है। टोटल ऑक्सीजन कितना है बच्चों हमारे पास, 5। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन कवर करेंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है और इधर 1 है, 2 और 1 3। और सल्फ़र की अगर हम बात करें, सल्फ़र हमारे पास कितना है, 1 है। ऐसे ही इधर काउंट कर लीजिए। सोडियम के जो ऑटम्स है कितने हैं, 2। और उसके बाद बात करें सल्फ़र, सल्फ़र 1 ही है हमारे पास। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन देखो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 5 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन के जो ऑटम्स है कितने बच्चों हमारे पास, 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा मेटल को हमने बैलेंस करना है, तो मेटल को बैलेंस करने के लिए, तो मेटल हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम को बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेटल के सामने क्या लिखेंगे हम, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो सोडियम हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। सोडियम के साथ साथ क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अब हमारे पास 2 और हाइड्रोजन 2 2 बढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीजन जब आपके 2 बढ़ेंगे तो 4 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, 2 और अब हो गए, तो ये 4 और 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 6, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन के नंबर्स जो हो गए हैं, हो गया 4। सल्फर हमारे पास अभी 1 ही रहेगा। तो ये बैलेंस हो चुका है, इसको हटाते हैं। अब आपने मेटल सॉल्व कर लिया, मेटल के बाद आप किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल। सल्फर आपका ऑलरेडी 1 1 है ही। सल्फर के बाद आप लोग किस पर जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे। तो ऑक्सीजन इस साइड 6 है और इधर हमारे पास कितना है, 5 है। तो अगर मैं यहाँ 2 कर दूँ, 2H2O है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 जा हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं 2। जब ये 2 हमने सामने लिखा ना बैलेंस करने के लिए, तो 2, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन 4, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। तो यानी जो हमारे सेकंड वाली बैलेंस करने के लिए इक्वेशन आई है, तो इसका जो आंसर हमें मिला है वो क्या मिल गया है, 2NaOH + H2SO4 एरो Na2SO4 और +2H2O। तो देखो इनका बच्चा जो है कोड भी आप लोग बता सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक जैसे जो होती है इसका। देखो पहले वाले का जो कोड बना, 3 यहाँ चेंज किया, 3 4, और यहाँ कुछ चेंज नहीं हो तो हम इसको 1 बोल देते हैं, और यहाँ 4, ये इसका कोड है। क्लियर है। सेकंड वाले का कोड क्या बनेगा, तो देखो यहाँ आपने 2 चेंज किया है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ 1, और यहाँ भी कुछ चेंज हुआ 1, और यहाँ लास्ट में चेंज हुआ है 2। तो इसका कोड है 2112। क्लियर है। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट नंबर 3 पर। कहीं पर कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ लेना है। तो आई होप बच्चों आप इसको समझ रहे होंगे, और जितने आप देख रहे हैं सभी बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको कवर कराए जाएंगे बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो एक और हम पूरा डिटेल में कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसको बताता हूँ चलूँगा बैलेंस करना। तो इधर देखो आपके पास एक तो है Ba, एक है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के बाद एक है हाइड्रोजन। सल्फर को लिख लेते हैं पहले, ये सल्फर है ना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लिख लो, और उसके बाद फिर जो है ऑक्सीजन। वैसे ध्यान रखना कि ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना है फिर हाइड्रोजन। इधर भी सेम रहेगा आपका, BaCl, सल्फर, हाइड्रोजन और लास्ट में ऑक्सीजन। तो इस साइड देखो जो Ba है यानी बेरियम में कितना है आपके पास, 1 है। क्लोरीन के 2 हैं, क्लोरीन 2। सल्फर जो है, सल्फर आपके पास है 1। हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, हाइड्रोजन है 2,
और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बच्चों आपके पास है 4। अब आ जाओ प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपके पास Ba1, क्लोरीन आपके पास 1, क्लोरीन के बाद आ जाते हैं सल्फर। सल्फर आपके पास कितना है यहाँ पर 1। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी आपके पास 1 ही है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपके पास कितना है 4। सबसे पहले हम मेटल से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से देखो, सबसे पहले बेरियम को ही बैलेंस करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। उसके बाद आ जाओ आप सल्फर पे, सल्फर भी आपका ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आते हैं क्लोरीन पर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में देखना, उसको सबसे पहले नहीं देखना है। तो क्लोरीन में देखो लेफ्ट में, यानी जो रिएक्टेंट्स अभिकारक है वहाँ 2 है और इधर 1 है, तो कर लेते हैं इसको चेंज। क्लोरीन देखो इधर है 2, उधर है 1, तो मुझे कहाँ प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ सामने कितना लगा दूंगा 2। जब 2 लगाऊंगा तो क्लोरीन तो आपका हो जाएगा 2, बैलेंस हो गया। बट आपने ये देखा क्या इंक्रीज हो गया, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं। तो हाइड्रोजन अब हमारे पास देखो इस साइड कितना हो गया 2, तो 1 की जगह आ जाएगा 2। तो ये भी देखो दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो जो आपका इसका कोड बना है वो बना है बच्चों 1, यहाँ भी 1 1 1 1 2, यानी 11112 इसका कोड बन गया है। क्लियर है। नेक्स्ट 4th नंबर भी देख लेते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछते हुए चलना है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो आपने बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछनी है, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है उसको, नंबर 4। नंबर 4 में आपके पास है कार्बन। देखो इस साइड कार्बन कितना है 1, एक कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है और फिर ऑक्सीजन। इधर भी हमारे पास सेम रहेंगे, कार्बन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद फिर ऑक्सीजन। क्लियर है। कार्बन कितना है हमारे पास इधर 1, और उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारे पास है 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। क्लियर है। तो सेम जो है आपको प्रोडक्ट भी चेक कर लेने हैं एक बार। प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन के मॉलिक्यूल जो है वो 1 है, हाइड्रोजन आपके पास 2 और ऑक्सीजन जो है आपके पास, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें 2 + 1, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3। क्लियर हो गया। तो अब इसको करते हैं बैलेंस। तो सबसे पहले आपने देखा है कि मेटल करना है, मेटल के बाद नॉन मेटल। तो फिलहाल मेटल आपके पास है नहीं, नॉन मेटल में आपको कार्बन देखने को मिल जाता है। तो कार्बन को बैलेंस क्या करना है, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आप हाइड्रोजन को करेंगे कि ऑक्सीजन को, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन को करेंगे हम पहले। तो इधर हमारे पास 2 है, इधर 3 है, तो हमको लेफ्ट में क्या करना है, बैलेंस करना है, लेफ्ट में हमको इंक्रीज करना है। तो इसके सामने मेरे को कितना लिख देना है 3। तो यहाँ जैसे 3 किया, दोनों साइड 3 3 मॉलिक्यूल हो गए कंप्लीट। तो ये आपका बैलेंस हो गया। और जब आपने इधर 3 किया है कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब इस साइड देखेंगे आप, हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास 4 हैं रिएक्टेंट्स में, तो मुझे प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 4 करने हैं। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या करूँगा मैं बच्चों, यहाँ पर 4 करने के लिए यहाँ पर मेरे को करना पड़ेगा 2 इंक्रीज। तो हाइड्रोजन हो गया है हमारे पास कितना 4, ये बैलेंस हो गया है। बट ये बैलेंस करते ही ऑक्सीजन जो है 2 और इंक्रीज हो गया है। अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने बन चुके हैं, देखो ऑक्सीजन बच्चों बन चुके हैं 2 यहाँ है और 2 यहाँ है और 2 यहाँ, टोटल ऑक्सीजन हो गए हैं हमारे पास बच्चों 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गया बच्चों हमारे पास 4। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ 3 की जगह क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, यहाँ हमको थोड़ा सा चेंज करना था। ऑक्सीजन यहाँ 2 करेंगे तो ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास इधर। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 और ये 2 4। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है, कार्बन देखो इधर 1 है, कार्बन इधर भी 1 है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन 4 है इधर, हाइड्रोजन इधर 4 है। ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 2 और 2 4। ये भी जो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप लोगों ने होमवर्क के लिए नोट कर लेने हैं। इन क्वेश्चंस की जो है आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन से आप लोगों को बैलेंस कैसे करना है, आई होप कि बच्चों थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे।
तो कोई चीज़ समझ में नहीं आया आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो पूरे चैप्टर का जो है लास्ट आप बोल सकते हैं कि वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। तो वेरी शॉर्ट देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर यानी वैकल्पिक प्रश्न कवर करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, पहला क्वेश्चन, इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर अ केमिकल चेंज? क्या मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है? हाँ या ना में जवाब देना, तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? यस। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन? क्या होता है जब लेड नाइट्रेट विलेन को पोटेशियम आयोडाइड विलेन में मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आ येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, पीला अपक्षेप प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक? क्या होता है जब दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक में मिलाया जाता है? तो आंसर बच्चों, बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस आर प्रोड्यूस्ड, रंगहीन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्लैग्ड लाइम? बुझा चूना क्या है? तो आंसर है बच्चों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन यूज ऑफ स्लैग्ड लाइम, बुझे चूने का एक उपयोग बताइए। इट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आंसर बच्चों आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन तथा कॉपर सल्फेट विलेन के मध्य रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपका आयरन हो गया Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, एरो आपका जो प्रोडक्ट है वो FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट पोटैटो चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? आलू चिप्स को उपचयन से बचाने तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और प्रोडक्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो सिंपल आपका देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, तो जब हम इसके अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रो क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, सामने 2 लगाना है, ये इक्वेशन जो है बच्चों बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नीचे आपको एक जो है वियोजन अभिक्रिया का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आपने यहाँ पर देखा है कैल्शियम कार्बोनेट, एरो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको आपने बैलेंस करना है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज ऑक्योर्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट विलेन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आंसर है अ केमिकल चेंज ऑक्योर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच होने वाली आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, अभिक्रिया के बीच जो होगा। तो इसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चा होता है CaO प्लस जो जल है H2O, तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका अनबुझा चूना है, जल मिलाया तो बुझा हुआ चूना आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ऑक्योर्स व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइज्ड आर हीटेड। फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फेरस सल्फेट FeSO4 और ये कन्वर्ट हो जा रहा है Fe2O3 में, और यहाँ से आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, राइट द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को लिखिए। तो उपचयित अपचयित आप लोगों ने पीछे बहुत अच्छे से बच्चों समझा है, तो ये आपकी अभिक्रिया है। इसमें हो जाएगा, इन द गिवन रिएक्शन MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी जो MnO2 है अपचयित होता है और HCl उपचयित होता है। नेक्स्ट है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। यानी सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया दीजिए। तो ये रिएक्शन जो है आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, इसकी जो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। यानी एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो एलिमेंट X इज कॉपर, द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज रस्ट? जंग क्या है? रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe2O3 है एंड आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस आ जाएगा। यानी जंग जो है वो आयरन थर्ड ऑक्साइड तथा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो इसके बाद जो है आपके बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट होंगे। तो MCQ जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, व्हाट आर द गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आंसर आपको अगर सही लगता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला ऑप्शन है N2 एंड O2, NO2 एंड N2, N2O एंड CO2 और फोर्थ ऑप्शन है NO2 एंड O2। तो अगर हम बात करें सही आंसर की, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, NO2 एंड O2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिश ब्राउन residue obtained after strongly heating lead nitrate which turns light yellow on cooling is called। लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात लाल भूरे रंग का जो अवशेष होता है, जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है, क्या कहलाता है? लेड सल्फेट, लेड सेकेंड ऑक्साइड, लेड या फिर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यानी पहचान नहीं की जा सकती। सेकेंड नंबर है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, यानी मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए। तो बात करें सीधा सही आंसर की, इसमें थर्ड नंबर में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दे रखा है 2Mg + O2 एरो 2MgO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग आयरन फिलिंग्स विथ सल्फर पाउडर इज, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच पर गर्म करने पर प्राप्त यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन है FeS, FeS2, Fe या फिर S। तो बात करें सही आंसर की क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन सल्फाइड इज हीटेड, क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म करेंगे? तो आपको क्या मिलेगा? आयरन और सल्फर प्राप्त होगा, यानी आयरन एंड सल्फर, ओनली आयरन या फिर ओनली सल्फर या फिर नो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है। बात करें करेक्ट आंसर की, तो उसका जो सही आंसर होगा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉर्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम इज, बुझे चुने का सूत्र आपको बताना है। फॉर्मूला आपके सामने है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के सही आंसर की, तो इसका जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, यानी ये जो नीचे आपको अभिक्रिया दे रखी है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन है यानी संयोजन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट है यानी द्विविस्थापन है, या फिर डीकम्पोजिशन है वियोजन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन अभिक्रिया है। तो चारों अभिक्रिया आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है विद एग्जाम्पल। तो बात करेंगे सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन डज द इक्वेशन, नीचे आपको अभिक्रिया दे रखी है और ये किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करते हैं? यहाँ पे फिर से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, कॉम्बिनेशन संयोजन, डीकम्पोजिशन अपघटन, और डीकम्पोजिशन को आप लोग किस नाम से जान रहे हैं? और डीकम्पोजिशन को आप जानते हैं वियोजन अभिक्रिया के नाम से, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट उभय विस्थापन, या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न नंबर 8 जो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द रिएक्शन BaCl2 + Na2SO4 एरो BaSO4 + 2NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, या फिर सब्स्टिट्यूशन है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के सही आंसर की, तो इसका जो बच्चा ऑप्शन नंबर है बी वो बिल्कुल सही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। तो आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इन द केमिकल रिएक्शन, आपको यहाँ पे एक पूरी अभिक्रिया दे रखी है, Na2SO4 + BaCl2 एरो 2NaCl + BaSO4 द वाइट प्रेसिपिटेट विल बी ऑफ, यानी जब अभिक्रिया होती है तो जो सफ़ेद अवक्षेप होगा वो किस चीज़ का होगा? तो यहाँ पे है आपका NaCl या फिर BaSO4, BaCl2 या फिर Na2SO4। प्रश्न नंबर जो 11 है इसका सही आंसर है बच्चों BaSO4, बेरियम सल्फेट का
ये सफ़ेद अवक्षेप होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द रिएक्शन दैट ऑकर्स व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोने पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 जो इसका सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है वह द प्रोसेस ड्यू टू विच अ ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन सिल्वर एंड अ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने है न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन या फिर कोराइजन संसारण। तो क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कोराइजन। बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड्स आर V0 एंड VH रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ V0 ओवर VH इज, यानी यदि जल के विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोडों पर उत्सर्जित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन क्रमशः V0 और VH हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है जो ऑक्सीजन है यानी VO जो है ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा और VH जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ओवर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 जो इसका सही आंसर बच्चों वो हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 1/2 एंड डी है 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे आपको पूरी केमिकल इक्वेशन गिवन है। द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स x एंड y रिस्पेक्टिवली शुड बी, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए गुणांकों x और y के मान क्रमशः क्या होने चाहिए? 2,4, 2,2, 2,3 एंड 4,2। सही आंसर की अगर बात करें इसका जो सही आंसर बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, 2,4। तो इस तरीके से जो है बच्चों आपके कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 1। तो ये जो आप लोगों ने देखा पूरा चैप्टर बच्चों फर्स्ट पूरा अच्छे से समझा, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आप लोग को कहीं पर कोई भी जो है डाउट ना रह जाए। तो अगर आप लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों हमने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन नोट्स को प्रिपेयर करने में। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। बाकी बोर्ड एग्जाम के समय जो है हम आप लोग को और अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे इन सभी क्वेश्चंस की। तो मिल लेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 2 करेंगे स्टार्ट। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।